हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के फिक्स 7:30 बज चुके हैं। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं 18 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दो, क्योंकि सभी को फ़ायदा मिले। इस क्लास का डेली 7:30 बजे होती है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको देने की कोशिश रहती है। तो देखो, इसमें पहली न्यूज़ है आपके सामने कि हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष फीफा का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार 2023 किस खिलाड़ी ने जीता है। देखो, लगातार जीता है, ये दूसरे वर्ष जीता है और ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनका नाम है लियोनेल मेसी। क्या नाम है? लियोनेल मेसी। इन्होंने लगातार ये दूसरी बार जीता है फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब। और इसके अलावा देखो, ये दूसरी न्यूज भी है, इसमें महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार महिलाओं में जीता है एताना बोनमती ने। देखो, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एताना बोनमती हैं और ये लियोनेल मेसी हैं। ये एताना बोनमती और ये लियोनेल मेसी, तो इन दोनों ने जीता है फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब। महिलाओं में एताना बोनमती और पुरुषों में लियोनेल मेसी ने। और ये जो एताना बोनमती हैं, ये स्पेन की हैं। कहाँ की? स्पेन की रहने वाली हैं, यानी स्पेन की खिलाड़ी हैं, याद रखना। आगे देखो, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? तो याद रखना, ये हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस। और इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। पहली बार जो स्टार्टअप दिवस मनाया गया था 16 जनवरी को 2016 में मनाया गया था और हर साल मनाया जाता है। और देखो, 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को अपनाने की घोषणा की। कब की थी? 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को अपनाने की घोषणा की। और उसी वर्ष भारत ने पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया था। तो याद रखना, पहला कब मनाया था। देखो, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो जो पहला मनाया गया था स्टार्टअप दिवस वो 2016 में मनाया गया था। याद रखना, पीएम प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी इसकी, और 16 जनवरी को मनाया जाता है। 2016 कर लेना आप, पहला मनाया गया था। अब 2024 में ये 8वां मनाया गया है। देखो, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी ना, जब भारत में कुल तकरीबन 400 के करीब स्टार्टअप थे, लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो तकरीबन 1.25 लाख के करीब स्टार्टअप हो चुके हैं। तो याद रखना, 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस। नेक्स्ट देखो 17 जनवरी से संबंधित कुछ इतिहास के फैक्ट हैं, जान लो कि 17 जनवरी जो है इतिहास में क्या महत्व रखती है। कि देखो, 17 जनवरी 1601 में मुगल बादशाह अकबर ने असीरगढ़ के अभेद किले में प्रवेश किया था। कब किया था? 17 जनवरी 1601 को मुगल बादशाह अकबर ने असीरगढ़ के अभेद किले में प्रवेश किया था 1601 में। और 17 जनवरी 1757 को जर्मनी ने एशिया पर युद्ध की घोषणा की थी। जर्मनी ने एशिया पर युद्ध की घोषणा कब की थी? 17 जनवरी को ही की थी, 1757 में। और 17 जनवरी 1915 को रूस ने पश्चिमी यूक्रेन और बुकोविना पर कब्जा कर लिया था। कब? 17 जनवरी 1915 को रूस ने पश्चिमी यूक्रेन और बुकोविना पर कब्जा कर लिया था। और 17 जनवरी 1941 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। कब हुए थे? कलकत्ता से जर्मनी के लिए सुभाष चंद्र बोस। तो 17 जनवरी 1941 को। और 17 जनवरी 1946 को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई थी। देखो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 17 जनवरी 1946 को हुई थी। और 17 जनवरी 1989 को कर्नल जे.के. बजाज उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले एशियाई बने थे। देखो, उत्तरी ध्रुव पर, ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो कर्नल बजाज थे। कर्नल जे के बजाज उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे और ये 1989 में पहुंचे थे, 17 जनवरी को ही। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी यानी NACIN के नए परिसर का कहाँ उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन, तो देखो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में भी श्री सत्य साई जिले के पलास समुद्रम में। श्री सत्य साई जिला है वहाँ का, उसमें पलास समुद्रम में किया गया है 16 जनवरी 2024 को। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? भारत
भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का 7वां संस्करण, तो ये शुरू हुआ है कहाँ पर, नई दिल्ली में 18 से 24 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ये 18 से 24 जनवरी तक चलेगा और इसकी थीम है रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। जो ये अंतर्राष्ट्रीय भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला है, इसको 7वां संस्करण है इसका, नई दिल्ली में शुरू किया गया है और इसकी थीम है रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। छठी न्यूज़ देखो, हाल ही में 3 दिवसीय BID 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो देखो 3 दिवसीय BID यानी 2024 यानी बिल्ड इंटेलेक्ट एंड डिस्ट्रिब्यूट, इसका 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आपको बताऊं कहाँ किया गया है, क्या पूछा है, किसके द्वारा किया गया है ये पूछा है इसमें। तो इसका उद्घाटन किया गया है इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IEEMA द्वारा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में निसान मोटर इंडिया ने अपना उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया है। निसान मोटर इंडिया ने तो अपना बनाया उप प्रबंध निदेशक सौरभ वत्स को। हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के चौथे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन बना है। 2022 का स्टार्टअप रैंकिंग में चौथा संस्करण जारी किया गया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य बना है केरल। 2022 में 1700 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं केरल में। देखो, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया था। आप सभी को पता होगा, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया था पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का 1 जनवरी 2020 को ग्रहण किया था जनरल बिपिन रावत ने। और पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध के बाद 1960 के दशक में ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज़रूरत महसूस हुई थी। सभी को पता होगा, पाकिस्तान और चीन के साथ जो युद्ध हुआ था भारत का, तो 1960 के दशक में देखा जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज़रूरत महसूस हुई थी भारत को। ये हैं बिपिन रावत आपके सामने। और CDS जनरल अनिल चौहान है। अनिल चौहान ने, हाँ देखो अच्छे से, ये CDS जनरल अनिल चौहान ही हैं। पहले तो बिपिन रावत थे, वो तो दुर्घटना में मर चुके थे। तो ये CDS जनरल अनिल चौहान है। तो इन्होंने देखो कैप्स्टर 09 का उद्घाटन किया है और युद्ध में AI पर ध्यान केंद्रित किया है इन्होंने फिर। और देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कैप्सूल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च के 9वें अध्याय का उद्घाटन किया है। कैप्स्टर 09 का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग वारफेयर है और आधुनिक सैन्य अभियानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण और प्रभाव का ध्यान केंद्रित किया गया है इसमें। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ICC ने भ्रष्टाचार के आरोप में किस खिलाड़ी पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देखो इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। ICC के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं ये नासिर हुसैन पर, किस पर, नासिर हुसैन पर लगा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE के दक्षिणी मीडिया सलाहकार के रूप में पदभार किसने संभाला है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के दक्षिणी मीडिया सलाहकार के रूप में तो ये किसने संभाला है, A चंद्रशेखर रेड्डी ने। नेक्स्ट देखो, सबसे उम्रदराज ओलंपियन और पूर्व हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह गिल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कितनी उम्र की कितनी उम्र में निधन हुआ है, 95 वर्ष की में। और सबसे उम्रदराज ये ओलंपियन थे, यानी सबसे अधिक उम्र में ओलंपिक खेलने वाले, और ये भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं अजीत सिंह, इनका निधन हुआ है हाल ही में। सिंगापुर के सबसे उम्रदराज ओलंपियन और पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह, ये चलो ये तो हो ही गया। नहीं, ये सिंगापुर की नागरिकता ले ली क्या इन्होंने, हाँ सिंगापुर चले गए शायद। 1956 के मेलबर्न खेलों में भाग लिया इन्होंने ही, और उनके परिवार में उनकी पत्नी, 5 बच्चे, 10 पोते पोतियाँ और 5 परपोते भी हैं। नेक्स्ट देखो, इसका आविष्कार ईसा के जन्म से 2000 वर्ष पहले हुआ था। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, चलो छोड़ो, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी।
नेक्स्ट देखो, हाल ही में 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किस फिल्म को मिला है? देखो 75वें एमी अवार्ड दिए गए हैं जो 2024 में, और इसमें ड्रामा सीरीज का खिताब मिला है सक्सेशन को, यानी फिल्म है सक्सेशन। इसको फिल्म को जो है छः एमी अवार्ड मिल चुके हैं। क्या? 6 एमी अवार्ड मिले हैं इसको, और इसको ड्रामा सीरीज का जो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब भी मिला है सक्सेशन को। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सूची के अनुसार सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी की गई है ये सूची, और इसमें सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो अमेरिका की है। देखो दरअसल ग्लोबल फायर पावर की हाल ही में जारी 2024 की सैन्य शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारत के पास वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना है। भारत जो है इसमें चौथे नंबर पर है, और इस लिस्ट में दुनिया की सबसे मजबूत सेना के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका है। अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है इसमें रूस, और तीसरे पर है चाइना। ठीक है, तो समझ सकते हो सबसे ताकतवर सेना है अमेरिका की, दूसरे पर रूस की, तीसरे पर चाइना की, और भारत की है चौथे पर। यह रिपोर्ट आई है किसकी? ग्लोबल फायर पावर की, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में T20 इंटरनेशनल 150 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो हिटमैन बने रोहित शर्मा भारत के, और सर्वाधिक छक्के भी विश्व में इन्हीं के नाम है, याद रखना। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है? देखो इस क्वेश्चन में और क्रिकेट से संबंधित और जान लो कि 150 मैच तो रोहित शर्मा ने खेले, लेकिन 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने, बॉलर बने टिम साउथी, जो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। ठीक है, 150 T20 विकेट लेने वाले पहले टिम साउथी, और 150 मैच खेलने वाले रोहित शर्मा T20। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है? तो ये कहाँ के ने किया है? ऑक्सफोर्ड, जो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसका पहला मानव परीक्षण किया निपाह वायरस के टीके का। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया है इसको? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखो, किवुतु से कच्छ तक सेना का पैरामोटर अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आगे देखो, नेटेक्स K2K राष्ट्रीय अभियान के तहत भारतीय सेना पैरामोटर अभियान किवुतु अरुणाचल प्रदेश से कच्छ गुजरात तक की उल्लेखनीय। देखो किवुतु कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे पूर्वी भारत का हिस्सा है। ठीक है, और वो भी पूछा जाता है किवुतु, और सरक्रीक है आपका पश्चिमी जो गुजरात में पड़ता है, और इंदिरा कोले उत्तरी, और इंदिरा पॉइंट है दक्षिणी भारत का हिस्सा। तो इसमें किवुतु अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक की उल्लेखनीय यात्रा को शामिल करते हुए सफलता संपन्न की है, याद रखना। देखो कारगिल युद्ध के 25 वर्ष और बॉम्बे सेपर्स वॉर मेमोरियल के शताब्दी समारोह की याद दिलाता है, ये जो है किया गया है। और यह मार्ग जो है देश के लिए बलिदान देने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि देता है। आगे देखो अब इसमें कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? नीति आयोग के अनुसार ये रिपोर्ट आई है, और गरीबी में पिछले 9 वर्षों में देखा गया है कितनी गिरावट दर्ज की गई है गरीबी में। तो देखो नीति आयोग के अनुसार देखा जाए तो 29% से लगभग 11% नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में क्या टाइप। ओके समझो, देखो जैसे पहले थी 29% गरीबी, ठीक है, तो अब 29% से जो गरीबी है वो घट करके 11% पर आ चुकी है। और ये रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, और ये पिछले 9 वर्षों में देखा गया है। पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग देखा जाए तो 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। कितने ने? 25 करोड़ लोगों ने गरीबी से बाहर निकाला है। देखो बड़े बड़े देशों की जनसंख्या नहीं होती है 25 करोड़, और 25 करोड़ तो भारत में गरीबी से बाहर आ चुके हैं। और इसमें अभी 11% और हैं भारत में, 11% के करीब और नीति आयोग के गरीब हैं, और ये आगे भी देखो कब तक ये बाहर आते हैं गरीबी से। ठीक है, तो 29% से गरीबी घट करके 11% पर आ चुकी है भारत में। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में कौन कार्यरत हैं? भारत में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है?
तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन? BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। और देखो नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया है कि 8 से 9 वर्षों में पूर्ण गरीबी को आधे से कम करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो दुनिया के सामने अपने SDG लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट देखो, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? विश्वनाथन आनंद के बारे में पढ़ा होगा आपने, 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और जो सबसे पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था यानी राजीव गांधी पुरस्कार भी इन्होंने ही जीता था। तो इनको पीछे छोड़ दिया है और भारत के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी बने रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ये भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी ऐसे समझ सकते हो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी शतरंज के। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक कौन सी है? तो चौथी है, बता दिया था मैंने अभी। पहली अमेरिका, दूसरी रूस, तीसरी चाइना, चौथी भारत। और इसमें देखा जाए तो दुनिया के 145 देशों को शामिल किया गया है इस रैंकिंग में। और पड़ोसी देशों में देखा जाए तो पाकिस्तान को 9वां स्थान मिला है इसमें। सैन्य क्षमता का आकलन करने वाले 60 फैक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है। कितने? 60 को, जो फायर पावर इंडेक्स जो जारी किया गया है, यानी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में देखा जाए तो कितने 145 देशों को शामिल किया गया है और इसमें 60 फैक्टर्स को शामिल किया गया है। और पाकिस्तान इसमें 9वें स्थान पर, चाइना तीसरे पर, भारत चौथे पर। हाल ही में 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया है? देखो, प्लेयर ऑफ द मंथ, जो प्लेयर ऑफ द मंथ पहला खिलाड़ी बना था ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जब जारी किया गया तो ऋषभ पंत बना था। और अब देखा जाए दिसंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो ये पैट कमिंस ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं और बॉलर भी हैं, याद रखना, इन्होंने जीता है दिसंबर का। और महिलाओं का अवार्ड, महिलाओं का भी देखा जाए तो दिसंबर का ही, तो महिलाओं का जीता है दीप्ति शर्मा ने। दीप्ति शर्मा ने नहीं, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड जीता है दीप्ति शर्मा ने, ICC का। और हर महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है, ये मंथ का ही है। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसको सम्मानित किया गया है? देखो, असम राज्य का पहला तो ये बन गया। असम का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो असम वैभव है। और इससे सम्मानित किया गया है रंजन गोगोई को। किसको? रंजन गोगोई को। ये रतन टाटा को भी मिला था इनसे पहले, याद रखना। असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और असम वैभव राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 2019 में अयोध्या राम मंदिर पर अहम निर्णय दिया था। देखो, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसका अभी उद्घाटन होने वाला है थोड़े दिन बाद ही, 22-23 उसमें जनवरी में। तो इसके बारे में जो विवाद चल रहा था मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के मध्य मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के, तो उस पर अहम फैसला कि 2019 में आया था, सभी को पता होगा। और इसमें जो अध्यक्ष, जो संवैधानिक पीठ बैठी थी 5 जजों की, उसमें जो अध्यक्ष थे ना, वो इसके चीफ ऑफ भारत के जो समझ सकते हो कि CJI जो थे, यानी मुख्य न्यायाधीश जो थे वो रंजन गोगोई थे। उन्हीं की अध्यक्षता में इसमें फैसला सुनाया गया था 2019 में। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी तो ये स्विट्जरलैंड करेगा। यूक्रेन पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड इस सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हुआ है। गौरतलब है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में अपनी सेना भेजी थी। तब से दोनों देशों के मध्य युद्ध जारी है। 2022 से दूसरी साल चल रही है। देखो,
शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं जन महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति हैं भारत के जगदीप धनखड़। इन्होंने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है और इस 2 दिवसीय 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी को किया गया। खम्बोलामा समागिन गोम्बो जोब के अनुरोध पर 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए दोस्तों। कैसी लगी आज की क्लास? क्या कुछ सीखने को मिला? कल से मैं और सुधार करूंगा। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने निपाह वायरस के टीके का, तो उसी हिसाब से टीके से संबंधित जो वायरस यानी जो कुछ भी बनते हैं वैक्सीन वगैरह, तो उसके बारे में डिटेल इस जगह पर होगी आपके सामने। ठीक है, अगर आपके सामने दिवस आएगा तो दिवस के बारे में समझ लो डिटेल होगी, यानी समझ सकते हो 8-10 दिवस इसमें रखे होंगे। उसी हिसाब से न्यूज़ से संबंधित डिटेल अच्छे से रखूँगा कि आपके संबंधित कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो डेली सुधार कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आप पढ़ते रहो बस। डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट वीडियो को देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी के मध्य भेज दो। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। बाय।